नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किए हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर जो था पाषाण युग या पाषाण काल, जिसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। विस्तार से इसका अध्ययन हमने किया था पिछले 2 वीडियो में, आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखें, आप लोगों को वहाँ से बहुत ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सैंधव सभ्यता। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज जो हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है सैंधव सभ्यता। इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग इसी का अध्ययन पूर्ण विस्तार के पूर्वक करेंगे। आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सैंधव सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता जो थी या सैंधव सभ्यता जो थी, इसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई और कौन इसका खोज किया और कब खोज किया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ, नामकरण, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी तिथियां क्या क्या निर्धारित की गई, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा इसकी तिथियां क्या क्या निर्धारित की गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका उद्भव या उत्पत्ति कैसे हुआ, उत्पत्ति होने के बाद इसका विस्तार कैसे हुआ, किन क्षेत्रों में हुआ, और इसके बाद एकदम लास्ट में देखेंगे इसके प्रमुख स्थल और वहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो इन टॉपिक पर आज हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनकी खोज जो है वो कैसे होती है, सैंधव सभ्यता की खोज कैसे होती है। तो वर्ष 1921 ईस्वी के पूर्व में हमें सैंधव सभ्यता का ज्ञान नहीं था। फलतः इस सभ्यता का अध्ययन हम इस समय नहीं करते थे। इस समय भारत में अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक व्यवस्था चल रही थी और इन्होंने हमारे ऊपर सभ्यता की पाठ पढ़ाने की बात कही। यानी जो अंग्रेज होते थे हमारे देश में, उन्होंने 21 के पूर्व जो कहा कि हम लोग भारत में आए हैं भारतवासियों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने, ये लोग असभ्य हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब 1921 ईस्वी में जब दयाराम साहनी महोदय द्वारा जब इस एक सभ्यता के रूप में सैंधव सभ्यता की खोज कर ली गई, यानी सैंधव सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा एक सभ्यता के रूप में इसकी खोज कर ली गई। तब अंग्रेज़ों का सभ्यता का पाठ पढ़ाने की बात जो है वो मिथ्या यानी गलत साबित हो गई, क्योंकि सैंधव सभ्यता एक सभ्यता ही नहीं बल्कि विकसित और नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि सैंधव सभ्यता का नामकरण। सैंधव सभ्यता के हमें एक नहीं बल्कि कई नाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्या है, सैंधव सभ्यता का पहला नाम हड़प्पा सभ्यता था, क्योंकि इसी स्थान का खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी द्वारा की गई। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की ही खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई। इसके बाद दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है
दूसरा नाम हमें देखने को क्या मिलता है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, इसका सिंधु सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान से धीरे धीरे बढ़कर इस सभ्यता के साक्ष्य जो है वो सिंधु नदी घाटी से भी मिलने लगे थे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता नाम दे दिया गया। इसका तीसरा नाम हमें देखने को मिलता है, इस सभ्यता का तीसरा नाम सिंधु और सरस्वती नदी घाट की सभ्यता पड़ा, क्योंकि अब इसका सिंधु नदी से आगे बढ़कर सरस्वती नदी घाटी से भी साक्ष्य मिलने लगा। सिंधु सभ्यता का यह भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त नाम था। तो भौगोलिक एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता का भौगोलिक रूप से सबसे उपयुक्त नाम क्या है, सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा सिंधु और सरस्वती नदी घाटी। और एक नाम हमारा इसमें है, इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु वासियों ने ही सर्वप्रथम कांसा यानी ब्रॉन्ज नामक धातु तांबा और टिन से मिलाकर बनाया था। कांसा नामक जो धातु था वो सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने ही इसका निर्माण किया था और इसमें दो प्रकार की धातु लगाया गया था, तांबा और टिन। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि कांसा जो होता है जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहा जाता है, ये किन धातुओं से मिलकर बना है, तो तांबा यानी कॉपर और टिन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता की तिथि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सिंधु सभ्यता की तिथि। एक तरफ नाम है इतिहासकार का और एक तरफ है तिथि का नाम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इतिहासकार जो हैं उनका नाम था मॉर्टिमर व्हीलर। इन्होंने 2500 BC से 1500 BC का तिथि बताया है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की। इसके बाद प्रोफेसर मैके हैं, दूसरे नंबर पर प्रोफेसर मैके हैं। इनका कहना था कि यह सभ्यता 2800 BC में शुरू हुई और 2500 BC में ख़त्म हो गई। इसके बाद तीसरे हमारे जो इतिहासकार हैं वो है प्रोफेसर मार्शल। इन्होंने बताया कि 3250 BC यानी बिफोर क्राइस्ट से 2750 BC तक यह सभ्यता चली। इसके बाद चौथे हमारे इतिहासकार जो हैं उनका नाम है M.A. वत्स। इन्होंने बताया कि 3500 BC से 2500 BC तक यह सभ्यता चला। इसके अलावा हमारे पांचवें जो इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं उनका नाम है कार्बन डेटिंग। इन्होंने कहा कि 2350 BC से 1750 BC तक सिंधु सभ्यता का निर्माण या सिंधु सभ्यता चलती रही। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट दिया है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कार्बन तिथि जो है वो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। इसकी खोज विलर्ड लिबी ने की थी। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि कार्बन तिथि जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो विलर्ड लिबी ने इसकी खोज की थी और यह जो है यह सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की सबसे निम्न सीमा जो है वो किसके द्वारा बताया गया है, तिथि के द्वारा, तो वो है M.A. वत्स के द्वारा बताया गया था। M. वत्स ने क्या बताया, सबसे निम्न सीमा, तो वो क्या था 3500 BC से 2500 BC। और प्रोफेसर मैके ने माना कि सिंधु सभ्यता सबसे कम समय तक चली थी। तो आपसे ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में
सबसे निम्न सीमा जो तिथि दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो है MA वत्स के द्वारा, जो कि 3500 BC से 2500 BC तक है। इसके बाद अगर पूछ ले सैंधो सभ्यता सबसे कम तक चली किसकी कथन है, तो वो है प्रोफेसर मैके के द्वारा यह कथन कहा गया है या तिथि दी गई है। अब हम लोग आगे देखेंगे सैंधो सभ्यता का उद्भव या उत्पत्ति कैसे हुई। तो विदेशी इतिहासकारों या साम्राज्यवादी इतिहासकारों, जिसमें प्रोफेसर मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, प्रोफेसर मैके और HD साकलिया ने माना कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग मिस्र यानी इजिप्ट से होकर भारत आए और भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। यानी जो अंग्रेज इतिहासकार या साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग यानी जो मिस्र से होकर भारत आए थे, उन्होंने भारतीय लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। डॉक्टर HD साकलिया ने साक्ष्य दिया कि मेसोपोटामिया के जिगुरत नामक स्थान, जो कि इराक में स्थित है, सैंधो सभ्यता के बलूचिस्तान नामक स्थान से चबूतरों का साक्ष्य मिला है, जो ऊपर की तरफ आकृति कम होती जाती है, जिसकी ऊपर की तरफ आकृति जो है वो कम होती चली जाती है। तो डॉक्टर HD साकलिया महोदय ने साक्ष्य देते हुए कहा कि मेसोपोटामिया के जिगुरत स्थान नामक स्थान, इसके बाद सैंधो सभ्यता के बलूचिस्तान नामक स्थान से चबूतरों का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे असमानता। सैंधो सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या असमानताएं थी, इसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सैंधो सभ्यता जो थी, यहाँ से मंदिर के साक्ष्य जो है वो हमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो सैंधो सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं और यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। मेसोपोटामिया में मंदिर की साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद यहाँ की लिपि चित्राक्षर थी। यहाँ की लिपि जो थी वो चित्राक्षर थी। चित्राक्षर मतलब अगर जो लिपि थी उसमें चित्र बने होते थे, पेड़ पौधे या जीव जगत, इन सब का पेड़ बना होता था, वो चित्र बना होता था, पेंटिंग बना होता था। और यहाँ दिया है यह लिपि कीलाक्षर प्रकार की थी, कीलाक्षर प्रकार की थी। इसके बाद सैंधो सभ्यता के नगर एक दूसरे से जुड़े थे। सैंधो सभ्यता के नगर जो हैं एक दूसरे से जुड़े थे। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पर ऐसा नहीं था। मेसोपोटामिया में ऐसी कोई बात नहीं थी कि एक दूसरे से शहर या नगर जुड़े हों। यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बनते थे। यहाँ के मकान जो है वो पक्की ईंटों से बनते थे, पक्की ईंटों से बनते थे। और यहाँ के मकान जो है वो कच्ची ईंटों से बने थे। यहाँ के यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ पर जो मकानें बनी थी वो कच्ची ईंटों से बनी थी। इसके बाद यहाँ पर देख, इन उपर्युक्त आधारों पर यह स्वीकार करना मुश्किल है, यानी जो हमने देखा असमानता और समानता, यह स्वीकार उसमें करना मुश्किल है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सैंधो सभ्यता को जन्म दिया है। अब देखेंगे हम लोग स्वदेशी मत, यानी स्वदेशी इतिहासकारों के द्वारा क्या मत दिया गया। तो इस मत का प्रतिनिधित्व अमलानंद घोष या A.N. घोष और आलचिंद दंपत्ति और D.P. अग्रवाल करते थे। अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से सोथी संस्कृति की खोज की और यहाँ से बर्तन पर बने हुए रस्सी के छल्लों
का निशान व पीपल की पूजा का साक्ष्य इन्हें मिला था और वर्तमान में एवं सैंधव सभ्यता में यह संस्कृति देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है बलूचिस्तान प्रांत जो कि पाकिस्तान में स्थित है से हमें लाल कुल्ली, नाल कुल्ली और राणा घुंडई नामक संस्कृतियों का साक्ष्य मिलता है। तो बलूचिस्तान प्रांत जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहाँ से हमें नाल कुल्ली और राणा घुंडई नामक संस्कृतियों का साक्ष्य मिला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हमें आमरी कोट्टीदिगी नामक संस्कृति का भी साक्ष्य मिलता है। उपर्युक्त संस्कृतियों से ही माना गया कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति हुई। अब देखेंगे सैंधव सभ्यता का विस्तार। सैंधव सभ्यता के वर्तमान में साक्ष्य विश्व में कुल 3 देशों से मिलता है। विश्व के कुल 3 देशों से मिलता है। इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल है। तो सैंधव सभ्यता का विस्तार जो है वर्तमान में हमें 3 देशों से देखने को मिलता है। सबसे पहले अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में यह साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत से, जबकि अफ़गानिस्तान के सुतगुई और मुंडी गाक नामक स्थानों से हमें साक्ष्य मिलता है। सैंधव सभ्यता की सीमाएं, तो यह जो है हमारा दिशा है, नॉर्थ उत्तरी दिशा, साउथ दिशा, और ये है पश्चिमी दिशा और ये है पूर्वी दिशा। तो हम लोग देखते हैं कि इनकी सीमाएं क्या हैं। उत्तरी दिशा में जम्मू कश्मीर में स्थित एक मांडा है जो कि चिनाब नदी पर हमें देखने को मिलता है, मांडा नामक साक्ष्य। इसके बाद दक्षिणी सीमा पर हमें दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र पर स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे, यह दिखाई देता है। और इसके बाद पूर्वी भाग पर आलमगीरपुर मेरठ में स्थित हिंडन नदी पर है। इसके अलावा पश्चिम में सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, दास्क नदी पर। अगर हमसे पूछ ले कि जो है सैंधव सभ्यता की आकार क्या है, तो सैंधव सभ्यता जो है उसकी आकार जो है वो है त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार। सैंधव सभ्यता की आकार कैसी है? त्रिभुजाकार। ये जो हमारा भाग है, ये वाला भाग, इसे हम लोग समुद्री सीमा के नाम से जानते हैं, जो कि 1300 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर है। सैंधव सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इसके बाद सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,19,600 स्क्वायर किलोमीटर। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और वहाँ से मिले साक्ष्य। सबसे पहला स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अन्य नाम भी थे। इसे ही सिंधु का बाग और प्रेतों का टीला भी कहा जाता था। मोहनजोदड़ो को ही सिंधु का बाग और प्रेतों का टीला भी कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर इसकी खोज की गई? स्थान तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में इसकी खोज की गई। किस नदी पर? सिंधु नदी के दाएं किनारे पर। सिंधु नदी के दाएं किनारे पर। यहाँ पर हमें साक्ष्य मिलता है सभा भवन, महान स्नानागार, महान या बृहद अन्नागार, पशुपति की मूर्ति, नर्तकी की आकृति, ये सब हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं।
मोहनजोदड़ो में ही HRVSD के क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। मोहनजोदड़ो को ही HRVSD के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये हम आकृति है, स्नानागार की आकृति है। ये जो बने हैं ये उत्तरीय पार्श्व की सीढ़ियां हैं और ये नीचे वाला जो भाग है ये दक्षिणी पार्श्व की सीढ़ियां हैं। यहाँ पर कुआं बना है और ये नाली है, यहाँ से पानी को निकाला जाता था। और लंबाई जो है इसकी 11.88 मीटर है। चौड़ाई क्या है इसकी 7.01 मीटर है। गहराई क्या है इसकी 2.43 मीटर है। और इसका रेशियो अगर हम लोग माने तो 12:7:3 है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे प्रोफेसर मार्शल महोदय ने इस बृहद स्नानागार को तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया। इस बृहद स्नानागार के उत्तरी और दक्षिणी सिरे पर सीढ़ी थी। इस स्नानागार की फर्श जो है वो जिप्सम जैसी मजबूत धातु से बनवाया गया। इसके बाद हम देखेंगे धौलावीरा नामक धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। इसकी खोज जो है वो कौन किए थे? जगपत जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह जो है कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। यहाँ पर साक्ष्य जो हमें मिला है स्टेडियम, जिसे हम लोग क्रीड़ागार भी कह सकते हैं, और यहाँ पर हमें सूचना पट्ट की भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पर हमें अभिलेखों की भी साक्ष्य देखने को मिला है। और यहाँ ये जो है 3 भागों में बांटा गया है। यह 3 भागों में बांटा गया, ऊपरी, मध्यम और निचला। इसके बाद आता है कालीबंगा। काली यानी काले रंग और बंगा माने होता है चूड़िया। यहाँ पर काले रंग की चूड़िया जो है वो भी यहाँ पर प्रसिद्ध थी। इसकी खोज अमलानंद घोष यानी AN घोष के द्वारा की गई थी। यह स्थित है हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह शामिल है। इससे साक्ष्य हमें मिलता है शल्य क्रिया यानी सर्जरी की। सर्वप्रथम सर्जरी यानी शल्य क्रिया की साक्ष्य हमें कहाँ देखने को मिला था? कालीबंगा में। यहाँ पर ही सबसे पहले अर्थक्वेक यानी भूकंप का भी साक्ष्य मिला। यहाँ से हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला और यहाँ पे हमें अग्निवेदिका और अग्निकुंड का भी साक्ष्य देखने को मिला। कालीबंगा के मकान केवल कच्ची ईंटों से बने थे। कालीबंगा के मकान जो हैं वो कच्ची ईंटों से बने थे। इसके बाद आता है चन्हूदड़ो। खोज 1931 में HG मजूमदार के द्वारा किया गया। यह सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के किनारे पर यह चन्हूदड़ो है। और यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं काजल, लिपस्टिक और उस तरह, यानी हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ से हमें सौंदर्य, महिलाओं के सौंदर्य की साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आज का हमारा लास्ट स्लाइड है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अन्य प्रमुख स्थल, सैंधव सभ्यता के अन्य प्रमुख स्थल और वहाँ से मिले साक्ष्य। तो पहला पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित नौसारो नामक स्थान से हमें स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक सिंदूर का साक्ष्य मिला है। तो सिंदूर का साक्ष्य हमें कहाँ देखने को मिला था? तो वह बलूचिस्तान में स्थित नौसारो नामक स्थान से मिला था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित रोपड़, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित रोपड़ से हमें मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो आपको दे देगा ऑप्शन में हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, या कालीबंगा में, या रोपड़ में। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो रोपड़ हो जाएगा। लोथल, डाबरकोट, बालाकोट, अल्लाह दिनों से हमें बंदरगाह का साक्ष्य मिला। एक यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कच्छ की खाड़ी में
स्थित नहीं है, कच्छ की खाड़ी में स्थित नहीं है। तो सुतकोंडगा जो है स्थित है, धौलावीरा भी स्थित है और देसलपुर भी स्थित है। तो ये जो है लोथल, ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है जो है उसके लिए एक वो है ट्रिक है, सुधौदे। सु से हो जाएगा सुतकोदड़ा, धौ से होगा धौलावीरा और दे से हो जाएगा देसलपुर। तो यहाँ पर हम लोग आज सैंधव सभ्यता का पार्ट 1 पढ़े हैं, हम लोग पार्ट 2 में इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वैदिक युग या वैदिक काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।